हेलो स्टूडेंट्स। आप अभी तक लॉज ऑफ मोशन में फोर्स के प्रॉब्लम्स को सीखा, इम्पल्स की प्रॉब्लम सीखा। अब हम लोग लेने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं फिज़िक्स में। और जब कभी ऑब्जेक्ट्स में कोलिजन होता है या एक बॉडी में से उसके पार्ट्स अलग होते हैं या कोई सिस्टम में से डिफरेंट ऑब्जेक्ट अलग होते हैं, तो इस दो फिनोमेना में कोलिजन और सेपरेशन, इन दोनों फिनोमेना में फर्स्ट इक्वेशन हमेशा आपका होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब क्या है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? आइए देखते हैं। हमारा चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन और एनसीईआरटी में ये चैप्टर 5 है। ठीक है, चैप्टर 5 एनसीईआरटी के अंदर, चैप्टर 5 एनसीईआरटी। अब जो इसके पहले आप पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आगे आपको पीछे की जो टॉपिक्स हैं उसका लिंक मिलेगा। रिवीजन हमेशा जारी रखिए। और मैंने एक बात फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि मैं फुल नोट्स खुद लिखाऊंगा। उस नोट्स को पढ़ के आप सारे प्रॉब्लम डिफरेंट बुक्स के कर सकते हैं। तो फिर मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि आप हमेशा मेरे लेक्चर्स के अकॉर्डिंगली आप नोट्स लिख लीजिए और नोट्स देख करके प्रॉब्लम आप करा करिए। ठीक है, चलिए। तो यदि आपको पीछे लेक्चर्स की ज़रूरत है तो मैं उसका लिंक दे रहा हूँ। ऐसे तो आपको ऑलरेडी अब पता चल चुका है कि यूट्यूब पर आप हैश ठाकुर सर स्मॉल लेटर में टाइप करिए यूट्यूब के ऊपर हैश ठाकुर सर, आपको सारे पीछे के लेक्चर्स मिल जाएंगे। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बात को, आप नोट्स लिखिए। पहले लेक्चर को देख करके नोट्स लिखिए। मैं ईच एंड एवरी लेक्चर में नोट्स लिखाता हूँ, 11 में भी और 12 में भी। उस नोट्स की मदद से आप अपने स्कूल का एग्जाम दे सकते हैं। 12 के बोर्ड में मोर देन 90%, 95% आप मार्क्स ला सकते हैं। वो नोट्स मैं बोल बोल के लिखाता हूँ, आप उसको लिखा करिए। चलिए, तो आप आते हैं हम अपने टॉपिक पर। यह टॉपिक हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को ओनली मोमेंटम भी बोलते हैं। पहले इसका स्टेटमेंट हम लेते हैं। चलिए, स्टेटमेंट आप इसका लिखिए, मैं बोलता हूं। व्हेन रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ब्रैकेट में लिख लीजिए पार्टिकल्स, इज जीरो, फिर ब्रैकेट में लिखिए आइसोलेटेड सिस्टम, देन लिखिए वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटा ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। फिर ब्रैकेट में लिख लीजिए कंजर्व्ड, दैट इज P1 एक पार्टिकल, एक ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम, प्लस P2 दूसरे पार्टिकल, दूसरे ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम, प्लस P3
थर्ड पार्टिकल, थर्ड ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम एंड सो ऑन, प्लस nth पार्टिकल Pn, nth पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, दिस इज कांस्टेंट। यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसमें कि कहा गया है कि इफ रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज जीरो, ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम, जैसे ही ये वर्ड मिले तो आप समझ जाइए कि इस सिस्टम को बाहर के किसी ऑब्जेक्ट से, बाहर के किसी इंसान से, एजेंट से कोई रिश्ता नहीं है। तो जो आइसोलेटेड सिस्टम है उस पर कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लगा रहा है, और यदि लगा रहा है तो फिर रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे जीरो है। देन सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं उसके लीनियर मोमेंटम का वेक्टर सम करिए, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसका जो लीनियर मोमेंटम है उसका वेक्टर सम निकालिए, देन दिस इज कांस्टेंट। अब इसका प्रूफ तो जैसे 11 के एग्जाम में आपसे मांगे जाते हैं, तो मैंने तो क्लियर बोल दिया हुआ है कि आपको फुल नोट्स में लिखाऊंगा। आप 11 का एग्जाम दीजिए, आप 12 का एग्जाम, 12 में जो बच्चे हैं 12 में जाएंगे वो 12 का एग्जाम देंगे। फुल नोट्स में इसी तरह बोल के लिखाता हूँ, लेकिन बच्चों डेफिनेटली अपने नोटबुक में नोट्स लिख करके उसके बाद प्रॉब्लम को करिए, और प्रॉब्लम आपको नोट्स की मदद से सारे बुक का सॉल्व होगा, इसका गारंटी दिया हुआ है। नहीं आपको दिक्कत है तो आप हमें ईमेल करिए, भेजिए हमको ईमेल पर, मैं देखता हूँ कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं होगा। चलिए तो प्रूफ लेते हैं। लेट टोटल लीनियर मोमेंटम of a system of n objects, मतलब n number of objects, या n particles भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। The total linear momentum of a system of n objects of n particles is p vector। अब ये p vector जो हो गया सारे लीनियर मोमेंटम का सम, टोटल को आप रिजल्टेंट भी बोल सकते हैं। आप इसके जगह पर रिजल्टेंट के जगह पर नेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटम, नेट लीनियर मोमेंटम of a system of n objects is p, and resultant external force on the system is F, then by Newton's second law of motion, by Newton's second law of motion। अब देखिए जैसा कि आपने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है, रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू dp बाई dt वन पार्टिकल के लिए, मोर देन वन पार्टिकल के सिस्टम के लिए, सब के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वैलिड है। एंड सो हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। F वेक्टर इक्वल टू dp वेक्टर बाई dt रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ये है रिजल्टेंट फोर्स, तो फिर ये भी हम लेंगे रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटम। रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटम मतलब पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम, रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स मतलब पूरे सिस्टम पर टोटल एक्सटर्नल फोर्स। अब तो स्टेटमेंट हमारा है इफ F इक्वल टू 0, यदि रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे 0 है, दैट इज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम,
isolated system of objects of particles, तब f के जगह पर 0 रखें तो 0 इक्वल टू dp अपॉन dt। अब आपने पढ़ा हुआ है कैलकुलस में, कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 होते हैं, तब p का लीनियर मोमेंटम का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0, तो फिर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर वेक्टर p इज कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 होता है। कैलकुलस कहता है कि जब न्यूमरेटर में कांस्टेंट होगा तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 एंड सो p इज कांस्टेंट। अब p क्या है हमारा, तो p है रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटम। तो हमारे सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स में वन पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम p1, दूसरे का p2, थर्ड पार्टिकल का p3 एंड सो ऑन, प्लस nth पार्टिकल का pn। अब रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये हो गया p, और p क्या है, कांस्टेंट, एंड सो दिस इज कांस्टेंट। चलिए, हेंस प्रूव्ड, जो स्टेटमेंट था वो प्रूव हो गया। अब इसको कैसे यूज करें, हाउ टू यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अब हम इसको यूज कैसे करें, तो इसके यूज पर गौर करेंगे। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन दो स्थिति में, दो कंडीशन में आप जरूर लगाइए। वो दो कंडीशन क्या है, जब कोलिजन होते हैं ऑब्जेक्ट्स के बीच, या फिर एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी जब टुकड़े टुकड़े होते हैं, पार्ट्स में टूटते हैं, जब यानी कि सेपरेशन होता है, जब सिस्टम में से बॉडीज अलग होते हैं, उस समय जो है पक्का लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन डालिए, आपको इक्वेशन तैयार होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं। जैसे गन से बुलेट फायर करते हैं, कॉमन एग्जाम्पल, जब गन से बुलेट फायर करते हैं, when a bullet of mass small m, बुलेट का मास ले लिया, is fired with velocity v, small v, वेलोसिटी v, स्मॉल v से ड्रॉट करा हमने, बुलेट की मास को स्मॉल m, बुलेट की वेलोसिटी स्मॉल v, then what is velocity, अब इस वेलोसिटी को कैपिटल V से हम डिनोट कर ले रहे हैं, बड़ा V से डिनोट कर रहे हैं। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द गन ऑफ मास कैपिटल M। चलिए अब इस पर गौर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या फील कर रहे हैं, पहले तो थोड़ा सा डायग्नोसिस करें प्रॉब्लम का। ये भी हमने पहले बताया है आपको कि कभी भी प्रॉब्लम को पहले सोच करके उसका डायग्नोसिस कर लीजिए कि ये किस टाइप का प्रॉब्लम हमारा है। देन उसके बाद सोचिए यहाँ कौन सी कॉन्सेप्ट लगेगा, और वो कॉन्सेप्ट अपने नोटबुक से खोज करके लगाइए बस। तब देखते हैं यहाँ पर गन और बुलेट एक साथ था, बुलेट गन से अलग हुआ, बुलेट फायर हुआ, बुलेट गन से अलग हुआ, ये सेपरेशन की प्रॉब्लम हो गया। एक्सप्लोजन सेपरेशन को एक जैसा समझिए। अब इसमें हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन को यूज करेंगे, तो थोड़ी सी जांच कर लें क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगते हैं गन बुलेट सिस्टम पर जिस समय बुलेट फायर होता है, क्या उस समय कोई बाहर से बुलेट पर फोर्स लगाता है, गन पे फोर्स लगाते हैं। हमारा जवाब आएगा कि गन बुलेट जो सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स है 0, क्योंकि गन बुलेट दोनों सिस्टम जो है उसके वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है,
इट मीन्स कोई बाहर से फोर्स सिस्टम पे नहीं है। रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स गन बुलेट सिस्टम पर क्या है, 0। तो फिर इसके मोमेंटम कंजर्व होंगे। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे अप्लाई करें, तो अप्लाई करने के लिए टोटल मोमेंटम of the system, total momentum of the system मतलब गन एंड बुलेट, ये दो ऑब्जेक्ट की सिस्टम है। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायरिंग इक्वल टू टोटल momentum of the system after firing of बुलेट के फायर होने के पहले टोटल मोमेंटम, बुलेट के फायर होने के बाद टोटल मोमेंटम इक्वल करेंगे। क्यों? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एंड सो कोई भी जो घटना घटती है, कोई जो फेनोमेना होता है, कोलिजन हुआ तो बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम इक्वल टू आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम। एक्सप्लोजन हुआ, सेपरेशन हुआ पार्टिकल में, बिफोर सेपरेशन टोटल मोमेंटम इक्वल टू आफ्टर सेपरेशन टोटल मोमेंटम। करिए, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका। तब गन बुलेट सिस्टम में हम ले रहे हैं पहले फायरिंग से पहले, बिफोर फायरिंग गन और बुलेट एक साथ है, दोनों में से कोई नहीं चल रहा है, तो फिर मास इनटू वेलोसिटी बुलेट का क्या होगा, 0, मोमेंटम 0, प्लस मास इनटू वेलोसिटी गन का क्या होगा, 0, क्योंकि आपको पता है, पीछे पढ़े हैं लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू क्या होता है, m इनटू v। यही फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। तो बुलेट का मास स्मॉल m, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है बिफोर फायरिंग 0, एंड सो m इनटू v 0। गन के लिए गन का मास कैपिटल M, ठीक है, बिफोर फायरिंग कोई वेलोसिटी नहीं है, एंड सो m इनटू v 0। अब आफ्टर फायरिंग बुलेट का मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, बुलेट के लिए स्मॉल m स्मॉल v लिए हैं बुलेट के लिए, प्लस गन का मोमेंटम m कैपिटल M इनटू v, गन की मोमेंटम, वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायरिंग इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग। यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने का तरीका आपका। अब जैसा कि देख रहे हैं राइट साइड में 0 है। प्रॉब्लम करने के लिए फिजिक्स में हमेशा नोन वैल्यूज को रखिए RHS में, अननोन को रखिए LHS में। नाउ mv प्लस mv इक्वल टू 0। अब किसी एक को हम ले जा रहे हैं दूसरे तरफ, हमसे डिमांड किया गया है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ गन, तो जो चाहिए उसको LHS में रखते हैं, m इनटू v इक्वल टू माइनस m इनटू v। नाउ v इक्वल टू माइनस m इनटू v अपॉन कैपिटल M। अब देखिए नेगेटिव साइन आ गया, तो नेगेटिव साइन क्या कहता है, नेगेटिव साइन कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ गन विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट। दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, इस वजह से नेगेटिव साइन आ रहा है। तो प्रैक्टिकली बिल्कुल पता है कि जब बुलेट फायर होता है आगे की तरफ, गन भागता है पीछे की तरफ, ये जो वेलोसिटी गन का है पीछे की तरफ, इसको रिक्वाइल वेलोसिटी ऑफ गन कहते हैं। ये जो v है, दिस इज कॉल्ड रिक्वाइल वेलोसिटी ऑफ द गन। ये तो हुआ शो करने के लिए। अब प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे हमारे पास, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज होगा तो फिर वहां पर क्या करिए, मॉडुलस ले लीजिए दोनों साइड। मॉडुलस ले लेंगे मतलब क्या, मैग्नीट्यूड लेंगे दोनों साइड, बस अपने आप जो है न्यूमेरिकल वैल्यू निकल आता है। तब LHS RHS दोनों साइड में
हम मॉडुलस लेते हैं, आइए मॉडुलस लें, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, एरो हटा के लिख दिया, आप चाहे तो ऐसे मॉडुलस भी दे सकते हैं, इक्वल टू m भी का मैग्नीट्यूड अपॉन कैपिटल M। अब यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हमें दिए रहेंगे हम उसको पुट कर लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज नॉट नेगेटिव, मॉडुलस लिए हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, एंड सो नेगेटिव नहीं होगा। अब प्रॉब्लम ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को सॉल्व करने के लिए एकदम इजी तरीका मैं आपको सिखा देता हूं ताकि आप बहुत आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा। जैसे आपने मोशन पढ़ा है 1D मोशन 2D मोशन, सिमिलरली कोलिजन भी होगा 1D एंड 2D। यदि 1D कोलिजन होता है, वन डायमेंशनल कोलिजन और सेपरेशन, ठीक है, वन लाइन के अलोंग कोलिजन, वन लाइन के अलोंग सेपरेशन यदि होता है तो फिर आप अलोंग वन लाइन रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन बिफोर सेपरेशन इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन आफ्टर सेपरेशन कर लीजिए अलोंग वन स्ट्रेट लाइन। बस आपके प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा आप मेंशन कर लें कि बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम along the line of motion, वन लाइन के along मोशन है, वन लाइन के along कोलिजन होगा, वन लाइन के along सेपरेट होंगे ऑब्जेक्ट्स। तो फिर बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम along the line of motion P, वेक्टर P टोटल, यहाँ टोटल लगा रहे हैं, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड सेपरेशन, बिफोर कोलिजन एंड सेपरेशन इक्वल टू P वेक्टर टोटल after collision and separation। बस ये आप कर लीजिए, दोनों को इक्वल कर लीजिए, अपने आप आपके जो है वन अननोन क्वांटिटी होगा वो निकल आवेगा। बट इन दोनों फेनोमेना में, अब जैसे गन बुलेट में भी किए हैं, जब गन से बुलेट फायर हुआ वन स्ट्रेट लाइन के अलोंग फायरिंग होगा, वन स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलता है बुलेट, क्योंकि जो गन के जो पाइप होते हैं जिसमें से बुलेट निकलता है बिल्कुल सीधा होता है, एंड सो 1D मोशन होता है बुलेट का जिस समय वो गन से निकलता है। तो 1D मोशन, 1D कोलिजन, 1D सेपरेशन, सेपरेट हुआ यहाँ बुलेट गन से, तो ये सेपरेशन हो गया। उसी तरह से मान लीजिए तो वन लाइन के अलोंग चल रहा है एक ऑब्जेक्ट, सामने पड़ा दूसरा ऑब्जेक्ट, ये ऐसे चला इसको हिट कर दिया तो 1D कोलिजन हो गया। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये इधर चल रहा है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो हिट कर देगा। मान लीजिए कि ये भी चल रहा है, उल्टा चल रहा है, तो भी कोलिजन होगा ऐसे। तो जिस तरह से भी हो कोलिजन, एक डायरेक्शन में चल के ऑब्जेक्ट कोलाइड करें, अपोजिट डायरेक्शन में चल के ऑब्जेक्ट कोलाइड करें, जैसा कि आप पढ़े हैं सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर होता है तो रिजल्टेंट क्या लेते हैं, वेक्टर 1 का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर 2 का मैग्नीट्यूड। अपोजिट डायरेक्शन में जब टू वेक्टर्स होते हैं तो रिजल्टेंट क्या लेते हैं, वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस अपोजिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और माइनस करने के समय बड़े मैग्नीट्यूड में से छोटे मैग्नीट्यूड को माइनस करते हैं। चलिए ये सारे प्रॉब्लम हम लोग
कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, उसके बाद एनसीईआरटी से, एससी ब्रोमा बुक से, इरोडॉव से, सारे जगह से लेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट ले लें, बिकॉज खुद से प्रॉब्लम सॉल्व होना जरूरी होता है, इसलिए पहले कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए, फिर प्रॉब्लम करिए, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व होगा ना। अब हम ले रहे हैं 2D कोलिजन, 2 डायमेंशनल कोलिजन या सेपरेशन। जैसे मान लीजिए कि एक बॉम्ब है, एक्सप्लोड कर गया, उसके एक पार्ट एक्स एक्सिस का लॉन्ग गया, दूसरा पार्ट वाई एक्सिस का लॉन्ग चला गया, या फिर एक पार्ट गया एक लाइन के लॉन्ग, दूसरा पार्ट जो है दूसरे लाइन के लॉन्ग चला गया। इस तरह से 2 डायमेंशनल सेपरेशन, 2 डायमेंशनल कोलिजन इन 2 डायमेंशनल collision and separation, इन दोनों में by the law of conservation of linear momentum। अब इसमें मैं आपको स्टेप बना रहा हूं। नंबर 1, फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ ऑल मोमेंटा, सारे मोमेंटम को ड्रॉ कर लीजिए। जैसे वेक्टर को ड्रॉ करते हैं एज वेक्टर्स, वेक्टर की तरह सबको ड्रॉ कर लीजिए। पहले ड्रॉ करने के बाद जैसे वेक्टर में आप सीखे हैं, फर्स्ट स्टेप बहुत सारे वेक्टर्स हैं, पहला स्टेप क्या करते हैं, वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। सेकंड स्टेप क्या करते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। ठीक उसी तरह से ड्रॉ ऑल मोमेंटा, पहले सारे मोमेंटम को एज वेक्टर्स ड्रॉ करिए स्ट्रेट लाइन से, तुरंत जो है उसके बाद रिजॉल्व ऑल मोमेंटा, रिजॉल्व ऑल मोमेंटा, मोमेंटम का प्लूरल, मोमेंटा बोल रहे हैं, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं, एक से ज्यादा मोमेंटम है, तो रिजॉल्व ऑल मोमेंटा अलोंग 2 एक्सिस का अलाउ, ये दोनों एक्सिस को बोल लेते हैं हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोल लेते हैं। नेमिंग कर दिया, एक को एक्स मान लिया, दूसरे को वाई एक्सिस मान लिया, तो रिजॉल्व ऑल मोमेंटा अलोंग 2 एक्सिस, यानी अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। रिजॉल्व करने के बाद अब आइए थर्ड स्टेप में, अब इसको हम यूज करेंगे बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और सेपरेशन, जो भी हो रहा हो, कोलिजन हो रहा, सेपरेशन हो रहा, इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन और सेपरेशन कर दीजिए। एक इक्वेशन बनेंगे, 1 अननोन होगा तो निकल जाएगा, ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर दे रहा हूं। अब सेम काम वाई एक्सिस का अलाउ करना है, बिल्कुल सेम टू सेम काम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप लगा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहे हैं, तो फिर अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग, फिर यही सेम बात को रिपीट कर दीजिए, बिल्कुल सेम बात को रिपीट करिए। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और सेपरेशन, ठीक है, इसी बात को रिपीट कर दीजिए। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और सेपरेशन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन और सेपरेशन, तो फिर आपको बन जाएंगे इक्वेशन नंबर 2। अब ये 2 इक्वेशन फॉर्म करने के बाद पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में आप प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, सारे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। चलिए अब कुछ जो स्पेशल एग्जाम्पल हैं वो मैं आपको दे रहा हूं, जिससे कि आपको थोड़ा सा भी परेशानी ना हो प्रॉब्लम सॉल्व
करने के से कोई भी बुक से प्रॉब्लम करने में आपको आसानी होगा। अब इसमें ले रहे हैं एग्जाम्पल हम। ये है कोई रेल रोड कार है। मान लीजिए कि ये कोई रेल रोड कार है, ये ठीक है, रेल रोड कार, या फिर कोई स्मूथ सरफेस पर कोई प्लैंक है, स्मूथ सरफेस पर कोई बॉडी रखा हुआ है, मीन्स कि फ्रिक्शनलेस। अभी हम लोगों ने फ्रिक्शन नहीं पढ़ा है, फ्रिक्शन हम इसके बाद पढ़ाएंगे आपको, इस टॉपिक के बाद फ्रिक्शन पढ़ाएंगे। तो जैसे भी हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी तरह का कोई फ्रिक्शन इस पे काम नहीं कर रहा है। अब सपोज इसका मास कैपिटल M, अब इसके ऊपर एक पर्सन है, मान लीजिए कि ये है पर्सन, ये पर्सन है। अब ये जो पर्सन है इस समय ये रेस्ट में है, ये जो कार्ट है, गाड़ी है, रेल रोड कार है, जो भी बोला जाए, ये भी रेस्ट में है इस समय, दोनों रेस्ट में है। इसका मास मैं बोल दे रहा हूं स्मॉल m, पर्सन का मास, दिस इज अ पर्सन। अब ये पर्सन यदि दौड़ना शुरू करे इधर के तरफ, तो ये कार इधर के तरफ चलने लगेगा। हमारा जो भी ये प्लेटफॉर्म है, कोई आइस पर रखा हुआ प्लेटफॉर्म है, या मान लीजिए रिवर में बोट है ये सपोज, अब बोट पर ये इंसान है। यदि वाटर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट किया जाए तो फिर जब इंसान एक तरफ चलेगा, बोट दूसरे तरफ चलने लगता है। क्यों? बहुत आराम से जज कर सकते हैं आप इसको। जब इंसान चलता है आगे, तो चलने के समय ये पुश करता है पीछे के तरफ। जब कोई आगे चलता है तो ग्राउंड को पुश करता है, अपने नीचे के सरफेस को पुश करता है वो पीछे के तरफ, एंड सो एक आगे बढ़ता है, दूसरा पीछे चलते हैं। अब इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल लाइन के अलाउंग नहीं है। अब इस लाइन के अलाउंग कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल लाइन के अलाउंग, चलिए मैं इसको भी कार्ट बोल देता हूँ। कार्ट, गाड़ी, कोई कार्ट है, ये इंसान चला इधर की तरफ, रिलेटिव टू द कार्ट, कार्ट के रिलेटिव ये इंसान चला इधर के तरफ। इसकी वेलोसिटी को मैं बोल दे रहा हूं VREL, भी रिलेटिव। अब कार्ट के रिलेटिव, कार्ट के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी भी रिलेटिव से जो ही ये चला, इसके पास मोमेंटम आ गया। तो जैसे अभी बुलेट गन वाली सिस्टम में पढ़े हैं, जब बुलेट के पास मोमेंटम आवेगा तो गन के पास भी आवेगा, ठीक है। और किधर आवेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये सेपरेट होना चाह रहा है, अभी सेपरेट हुआ नहीं है, सेपरेट होना चाह रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है इधर की तरफ। और हमारा क्वेश्चन है कि कार्ट जो अपोजिट चलना चाहेगा, ठीक है, तो इस कार्ट के वेलोसिटी में कितना चेंज होगा? लेट अस सपोज कि कार्ट की जो वेलोसिटी है इसमें चेंज हुआ डेल्टा भी, कार्ट की वेलोसिटी, तो डेल्टा भी चेंज हुआ। क्यों? जब एक के मोमेंटम चेंज होंगे एक डायरेक्शन में, तो दूसरे के मोमेंटम चेंज होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि टोटल मोमेंटम कांस्टेंट है। तो फिर टोटल चेंज इन मोमेंटम 0 होगा। एंड सो यदि एक चलता है एक तरफ, तो फिर बाकी सिस्टम चलने लगता है दूसरे तरफ, ताकि दोनों की मोमेंटम अपोजिट हो और इक्वल होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मदद से सोचें, इक्वल होगा, तो फिर नेट चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0। चलिए, तो फिर यहाँ पर हमें डेल्टा भी चाहिए, तो मोमेंटम कंजर्वेशन को डालिए, तो फिर चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार्ट if the person moves with
with v rel v relative। अब ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, कार्ड की वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार्ड, तो थोड़ा सा इसको यहीं पर मेंशन कर लीजिए, डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार्ड, डेल्टा v दिस इक्वल टू पॉइंट ऑफ कंजर्वेशन लगा दीजिए, जैसे गन बुलेट में लगाए हैं बिल्कुल उसी तरह से लगा दीजिए। देन यू विल गेट डेल्टा v इक्वल टू m इनटू v रिलेटिव। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में, कार्ड के रेस्पेक्ट में, बोट है तो बोट के रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी v रिलेटिव है इस पर्सन का, मास है m अपॉन। अब देखिए कि जब ये इधर चलेगा इस मास को भी, ये जो कार्ड है इसको भी वेलोसिटी डेल्टा v मिलेंगे, और इसके ऊपर इंसान है तो इसको भी वेलोसिटी डेल्टा v मिलेगा। एंड तो डेल्टा v वेलोसिटी इस मास का भी है, इस मास का भी है, एंड सो चेंज इन मोमेंटम पूरे सिस्टम का, नाउ कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अब मान लीजिए कि पहले से कार्ड जो है चल रहा था सपोज vc वेलोसिटी से, ये कार्ड पहले से चल रहा था vc वेलोसिटी से। अब इसके ऊपर एक इंसान चलने लगा v रिलेटिव वेलोसिटी से। अब यदि हमसे पूछता है बताओ जी कार्ड की वेलोसिटी अब क्या होगा, कार्ड की वेलोसिटी में इतना चेंज हुआ है, इतना चेंज हुआ है, एंड सो नेट वेलोसिटी ऑफ कार्ड, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ कार्ड अब जो हमारा होगा दिस विल बी इक्वल टू दिस रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ कार्ड नेट वेलोसिटी ऑफ कार्ड। नहीं, यदि कार्ड इनिशियली रेस्ट में है, vc कार्ड की वेलोसिटी 0, तो यही डेल्टा v हो जाएंगे कार्ड की वेलोसिटी। तो जो भी बोले कार्ड रेस्ट से चलना शुरू करे या कार्ड चल रहा हो कांस्टेंट वेलोसिटी से पहले से, दोनों हालत में डेल्टा v आप इससे निकालिए, एंड जितना वेलोसिटी इधर के तरफ है डेल्टा v उसमें ऐड करिए। मान लीजिए कि दो इंसान है, दो इंसान चलने लगा, कोई बात नहीं, दो इंसान का मास यहाँ पे आ जाएगा, बस यहाँ पर दो इंसान का मास आएगा। लेकिन वहीं यदि सेपरेट हो गया, कहीं ये जंप कर गया, if the person jumps with v relative, मतलब कि कार्ड के रेस्पेक्ट में कार्ड के रिलेटिव वेलोसिटी v रिलेटिव से यदि पर्सन जंप करता है v रिलेटिव, then change in velocity of the कार्ड। अब इसको मैं डेल्टा v डैश से ड्रॉट कर रहा हूं। अब मोमेंटम कंजर्वेशन फिर लगाइए, ऐसे गन बुलेट में लगाए हैं बिल्कुल उसी तरह से। टोटल मोमेंटम बिफोर जंप इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर जंप, और अपोजिट डायरेक्शन में गन और बुलेट की जैसे मोमेंटम देखे हैं उसी तरह से अपोजिट डायरेक्शन में पर्सन की मोमेंटम और कार्ड की मोमेंटम होगा। तब जो है डेल्टा v डैश दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर हमने स्मॉल डेल्टा v दिया हुआ है, डेल्टा v स्मॉल कर देता हूँ। नाउ दिस विल बी इक्वल टू m इनटू v रिलेटिव वेलोसिटी से जंप कर रहा है तो इसका मोमेंटम हो गया इधर के तरफ m इनटू v रिलेटिव। अब जंप करने के बाद तो इसके मास, सिस्टम के मास ओनली m रह जाएंगे, ठीक गन बुलेट के तरह ट्रीट कर रहे हैं इसको हम लोग, जो आप कर चुके हैं, एंड सो अपॉन m। अब मान लीजिए कि दो इंसान इस पर है, एक इंसान जंप किया, डेल्टा v डैश कितना निकाला। अब दो इंसान यदि है, एक इंसान जंप किया तो m इंटू v रिलेटिव, लेकिन सिस्टम की मास अब जो होगा
कार्ट की मास प्लस एक इंसान का मास, तो यहाँ पर कार्ट की मास प्लस एक इंसान का मास, मतलब कि आपको देखते रहना है कि जो सिस्टम है उसका मास कितना है, इसको देखते रहना है। ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, जब पर्सन जंप कर जाएगा तो मास तो कैपिटल एम बचेंगे, तो फिर इसकी मोमेंटम एम इंटू डेल्टा वी डैश, चेंज इन मोमेंटम, ये चेंज इन मोमेंटम ले रहे हैं, इंसान का चेंज इन मोमेंटम ले रहे हैं, तो फिर कार्ट का भी सिस्टम का भी हम चेंज इन मोमेंटम लेंगे। चलिए बच्चों, मोमेंटम से रिलेटेड सारी कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया हूँ। अब कोई भी बुक से प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो आपको फ्रिक्शन सिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।